गुड मॉर्निंग ऑल, यू कैन हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आपकी तरफ? हेलो Yes, sir. स्टूडेंट्स, यू कैन? ओके। लास्ट टाइम हम लोग फिलर्स कर रहे थे, करेक्ट ना? वी आर डूइंग फिलर्स। यस। हाँ सर। ओके, तो आज वही कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके, चलो पहले सब लोग एक साथ लिख लो, देन विल डिस्कस दिस। An efficient logistic system lies at the dash of any well-functioning military, and this is especially complicated for the Indian Armed Forces given the dash environment and conditions they operate in. अगर लिख के हो गया तो ऑप्शन ट्राई करो, कौन सा आ सकता है इसमें, कोई पर्टिकुलर ऑप्शन जो आपको लगता है आ सकता है इसमें।
ऑप्शंस के मीनिंग्स मैं आपको एंड में बताऊंगा, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करना होगा। विदाउट मीनिंग समझे, कुछ वर्ड्स की मीनिंग्स नहीं आते रहेंगे तो आपको एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि विदाउट मीनिंग्स कैसे कर सकते हैं हम लोग। ओके, आई विल नॉट लेट यू नो द मीनिंग, पहले आप बिना मीनिंग समझे हो सकता है। तो देखो कौन सा वाला ऑप्शन आ सकता है, फिट होगा ए बी सी डी ई, पांचों में से कुछ फिट हो रहा है इसमें। नो वन। अच्छा, सेंटेंस किस बारे में है, बोलो मुझे सेंटेंस किस बारे में है, इतना तो समझ में आएगा। ये सेंटेंस किसके बारे में है? ये स्टूडेंट्स किसके बारे में सेंटेंस है ये? ये सेंटेंस इंडियन आर्म फोर्स के बारे में है ना, करेक्ट? मेरी आवाज आ रही है ना आपके पास? हाँ सर। हाँ हाँ, तो बोलो ये सेंटेंस किस बारे में? इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में, करेक्ट? यस सर। तो इंडियन आर्म फोर्स हम लोग को पता है। इधर आगे अगर मुझे मीनिंग नहीं समझ में आता है तो सेंटेंस सॉल्व करने के दो तरीके थे, आइदर सॉल्व ग्रामेटिकली सॉल्व करो या फिर थोड़ा लॉजिक यूज के करो, ठीक है? अगर आपको वोकैब समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा लॉजिक यूज करो। जैसे ये सेंटेंस में हम लोग अभी थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे। देखो, द सेंटेंस किसके बारे में? इंडियन आर्म फोर्स। तो इंडियन आर्म फोर्स कौन से एनवायरमेंट और कंडीशन में काम करते हैं, बोलो? आपने मूवीज बहुत सारी देखी रहेंगी ना, तो इंडियन आर्म फोर्सेस जो आर्मी के मेन रहते हैं तो कौन से कंडीशंस में और एनवायरमेंट्स में काम करते हैं? जैसे पहाड़ों पे जाना पड़ता है उनको, जंगल्स में जाना पड़ता है, या फिर कुछ डेजर्ट में ऑपरेट करना पड़ता है। यानी उसका मतलब कौन सा कंडीशंस हो गया? कौन सा कंडीशंस हो गया? वो एक ही कंडीशन में नहीं ना, हिमालय पे जाना पड़ता है, फिर डेजर्ट्स पे जाना पड़ता है, बॉर्डर। या सॉरी, तो कौन सा हो गया वर्ड, कौन सा वर्ड मैच हो रहा है उसके लिए? विच कंडीशंस? इंडियन आर्म फोर्सेस कौन से कंडीशंस? हिंदी में ये अलग अलग कंडीशंस, तो अलग अलग के लिए कौन सा मैच हो रहा है इसमें? डाइवर्स। हाँ, डाइवर्स हो सकता है या फिर डिस्टिंक्ट भी हो सकता है ना, करेक्ट? ये दो हो सकते हैं ना, डाइवर्स हो सकता है या डिस्टिंक्ट, क्योंकि इधर मुझे पता है इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में बताया गया है। और इंडियन आर्म फोर्सेस गिवन द डैश एंड डैश कंडीशन, यानी इंडियन आर्म फोर्सेस कौन से कंडीशन में ऑपरेट करते हैं। तो डाइवर्स यानी अलग अलग होता है, क्योंकि मुझे पता है दे ऑपरेट इन अलग अलग कंडीशन। तो मैं डाइवर्स पैरेलल तो नहीं होगा, सिमिलर तो डेफिनेटली नहीं होगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक। हाँ, सिमिलर। यूनिफॉर्म का मतलब सिमिलर, तो ऑफकोर्स सिमिलर कंडीशन नहीं होता है, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री ना, अलग अलग बाउंड्री पे अलग अलग कंडीशन होते हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, डाइवर्स और डिस्टिंक्ट। डाइवर्स का मतलब भी अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब भी अलग अलग। तो अभी मुझे खाली सोचना है ये दो ऑप्शन के बारे में, ये और ये वाला, ठीक है? तो नाउ अभी मैं क्या करूंगा, इधर दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आई विल कम टू द फर्स्ट वाला ब्लैंक। फर्स्ट वाला ब्लैंक देखो, efficient logistics system lies at the dash of a well functioning military। जो इंडिया की मिलिट्री है ना, उसको लॉजिस्टिक पता है, सब लोग को समझता रहेगा ना लॉजिस्टिक सिस्टम। तो अगर इंडिया की मिलिट्री को अच्छी तरह से परफॉर्म करना है तो उसका लॉजिस्टिक कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, वीक होना चाहिए? मेरा कॉमन सेंस क्या बोलता है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? तो एक तो है हार्ट। हार्ट का मतलब समवेयर क्लोज टू द हार्ट, और पेरिफेरी एक है। पेरिफेरी का मतलब होता है बाउंड्री, अलोंग द बाउंड्री। पेरिफेरी का मतलब होता है अलोंग द बाउंड्री, और हार्ट का मतलब दिल के नजदीक, ठीक है? तो कौन सा वर्ड ज्यादा पॉजिटिव है दोनों में से, पेरिफेरी या हार्ट? बाउंड्री के जो मेरा लॉजिस्टिक सिस्टम है वो नजदीक होना चाहिए, एट द सेंटर, हार्ट यानी एट द सेंटर, या अलोंग द बाउंड्री इधर होना चाहिए, हार्ट यानी दिल के नजदीक। तो दोनों में से पॉजिटिव वर्ड कौन सा लग रहा है आपको, पेरीफेरी या हार्ट? जो इंडियन लॉजिस्टिक सिस्टम है ना, वो इंडियन आर्मी की हार्ट है या बाउंड्री है, पेरीफेरी पे है, क्या है? सोचो। द लॉजिस्टिक सिस्टम लाइज एट द डैश ऑफ हार्ट या पेरीफेरी? हार्ट यानी दिल के नजदीक, पेरीफेरी यानी अलोंग द बाउंड्री। तो अगर मुझे इंडियन आर्मी को अच्छा परफॉर्म करना है तो उसका लॉजिस्टिक सिस्टम डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए। तो डेफिनेटली इट शुड लाई एट द हार्ट ना। टू लाई एट द हार्ट ऑफ समवेयर है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कोई दिल के नजदीक होता है आपके तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, वैसे ही ये एट द हार्ट, इट लाइज एट द हार्ट है ना, इसका मतलब कि जो लॉजिस्टिक सिस्टम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन मिलिट्री के लिए। तो दैट्स वाई यही वाला ऑप्शन आएगा, हार्ट और डाइवर्स। दोनों समझ में आए? दोनों ऑप्शन समझ में आए ना कैसे कि हम लोग में? हाँ सर। ओके, अभी कुछ मीनिंग्स है, शायद से आपको डिफिकल्ट होता रहेगा। क्रक्स एक वर्ड है, क्रक्स ऑफ अ प्रॉब्लम, सुना ये वर्ड, सुना है क्या? क्रक्स ऑफ अ प्रॉब्लम।
नॉर्मली बहुत बार यूज होता है ये। क्रक्स ऑफ अ प्रॉब्लम है कोर, सेंटर ऑफ द प्रॉब्लम। तो क्रक्स और सेंटर, ये जो क्रक्स है ये कोर है, दोनों का मीनिंग वही हो गया, सेंटर। और कुछ डिफिकल्ट वर्ड है जो आपको ऑप्शंस में नहीं समझ में आया होगा? आई डोंट थिंक सो, बाकी तो सब इजी है। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? नेक्स्ट वन हो गया, ये लिख के तो बोलो प्लीज। Done, sir. ओके Okay, the dash of e-buses will not lower the level of emissions, but merely dash their place of origin. ये ऑफ नहीं है, टू है, सॉरी, ये चेंज करो, सॉरी, दिस इज टू, डैश टू ई बसेस, नॉट ऑफ। बोलो कोई आंसर लग रहा है इसमें से? द डैश टू ई बसेस will not lower the level of emissions, but merely dash their place of origin. Evolution, vary, rectify, modification, transition, change, altercation, destroy, cancel, altered. Any options इसमें से? इसका सेंटेंस का मतलब समझो, जरा सेंस समझो इसमें। द डैश टू ई बसेस विल नॉट लोअर द लेवल ऑफ एमिशंस, यानी अभी ई बसेस का मतलब क्या होता है? व्हाट आर ई बसेस? इलेक्ट्रॉनिक बसेस या इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी पेट्रोल डीजल पॉल्यूशन कम करने के लिए किया है। तो अभी धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं ना, नॉर्मली जो पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल्स है वो कम हो रहे हैं, एंड वी आर व्हाट इलेक्ट्रिक बस हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इवोल्यूशन कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, ट्रांजिशन, अल्टरकेशन या कैंसल, व्हाट वी आर डूइंग। एक चीज से दूसरी तरफ आ रहे हैं ना हम लोग। अभी
नॉर्मली सब सिटीज में कौन से डीजल वाले और पेट्रोल वाले व्हीकल्स है ना, बसेस जो ट्रांसपोर्ट के, तो नाउ फ्रॉम दैट हम लोग किधर आ रहे हैं, ई बसेस की तरफ आ रहे हैं। तो हम लोग को चेंज करें ना धीरे धीरे, तो चेंज के लिए क्या वर्ड हो सकता है इसमें? इवोल्यूशन, रेक्टिफाई, ट्रांजिशन, अल्टरकेशन, कैंसिल। यस, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन, वेरी गुड। बिकॉज मुझे पता है अभी ई बसेस अभी तक पूरे ऑपरेट नहीं हो रहे पूरे सिटीज में, तो हम लोग धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं उसकी तरफ। ठीक है, जो पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स है उससे डैश वी आर डूइंग समथिंग टुवर्ड्स द ई बसेस। तो वो ट्रांजिशन भी हो सकता है या इवोल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। किसी को पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवोल्यूशन एंड ट्रांजिशन? इवोल्यूशन क्या होता है, एनी आइडिया? स्लो प्रोसेस। इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस, जैसे आपको पता है ना व्हाट ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग जो थे पहले क्या थे, हिस्ट्री पढ़ा रहेगा तो वी आर होमो सैपियंस ना, मंकीज थे वी और एप्स, तो एप्स से बाद में बंदर से हम लोग इंसान बनते गए, तो बहुत साल लिए लगे ना, तो दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। यानी फर्स्ट वी आर व्हाट होमो सैपियंस, बाद में सैपियंस, बाद में मैन, नियंडरथल वगैरह। तो वो प्रोसेस जो बहुत सालों तक चलती है उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन ये ट्रांजिशन जो इमीडिएटली होती है उसको ट्रांजिशन, चेंज। तो ऑफकोर्स मेरा कौन सा वाला ऑप्शन आएगा इधर? ट्रांजिशन, क्योंकि ट्रांजिशन इज द इमीडिएट चेंज, so I will go with this option. The transition to e-buses will not lower the level of emission but merely change their place of origin. Rectify का मतलब, options के meanings देखो, rectify, what does the word rectify mean? Resolution. नहीं, not resolution, to correct something. Rectify ना बोलते हैं ना, he rectified his mistake, यानी उसने अपनी गलती सुधार ली। कुछ रॉन्ग हो गया तो उसको रेक्टिफाई करना। हाँ, कुछ रॉन्ग हो गया तो उसको रेक्टिफाई करना, एग्जैक्टली, यानी रेक्टिफाई द मिस्टेक। अल्टरकेशन ओवर हियर डी में, अल्टरकेशन होता है स्मॉल आर्ग्यूमेंट या छोटा सा झगड़ा। जैसे अगर आप ऑटो में ट्रैवल करते हो उसके बाद छुट्टा बिट्टा नहीं रहेगा तो वो छोटा सा आर्ग्यूमेंट होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं आई हैड एन अल्टरकेशन विद द ऑटो वाला। तो अल्टरकेशन यानी छोटा झगड़ा या फिर स्मॉल आर्ग्यूमेंट। हो गया लिख के? Yes, sir. ओके। Okay, next one. Partnership with edtech firms help students dash their skills and become dash to the ecosystem. Options: hone relevant, model master, polish controlling, love bigger, categorize and cogs.
सर ऑप्शन सी है आई गेस। ऑप्शन सी, ओके। और कोई ट्राई कर सकता है? अच्छा पहले बोलो, बताओ ये ऑप्शन जो है उसमें से कितने वर्ड्स के मीनिंग्स आपको पता नहीं है? कितने अनफेमिलियर वर्ड्स लग रहे हैं इसमें? फर्स्ट वाला ही सर। होन, ओके। और ये वाला वेयर इज दैट गॉन? रेलिवेंट तो सब लोग को पता है, आई थिंक ना। कॉग्स, ये शायद से थोड़ा अनफेमिलियर वर्ड रहेगा, मुझे मेरे लग रहा है होन और कॉग्स, ओके। फिर भी अगर मुझे मीनिंग मालूम नहीं तो फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे, अगर मुझे दो वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं पता है तो वी विल ट्राई टू डू दिस, ओके। पार्टनरशिप विद एडटेक फर्म्स। अभी एडटेक फर्म्स क्या होते हैं बोलो, एडटेक फर्म्स क्या होते हैं, या कोई एग्जांपल दे सकते हैं, व्हाट आर एडटेक फर्म्स? या एडटेक फर्म्स यानी जो अभी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन तो सब ऑनलाइन चल रहा है ना, तो लाइक एप्लिक दिस व्हाट बायजूस वगैरह, दे आर कॉल्ड एज एडटेक फर्म्स, जो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का एक मिक्स होता है ना। तो अगर उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे स्टूडेंट्स, तो उनका स्किल्स क्या हो जाएगा, उनका स्किल्स के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है बोलो? अगर एडटेक फर्म्स के साथ पार्टनरशिप होगी तो स्किल्स, बच्चों के जो स्किल्स है, स्टूडेंट्स के जो स्किल्स है, इधर लिखा है ना एडटेक फर्म्स हेल्प स्टूडेंट डैश देयर स्किल्स, तो वो स्किल्स के लिए दैट इज अ पॉजिटिव थिंग या नेगेटिव थिंग है वो? पॉजिटिव। यस, पॉजिटिव पॉजिटिव। थिंग है, ठीक है। तो अभी मेरे पास इसमें ऑफ कोर्स लव देयर स्किल तो नहीं होगा, पॉलिश देयर स्किल्स हो सकता है। होन का मतलब भी क्या होता है, होन का मतलब भी शार्पन या पॉलिश करना, टू शार्पन या पॉलिश, तो इसका भी सिमिलर वर्ड है। मॉडल देयर स्किल्स तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि वो सेंस के साथ ही नहीं जा रहा है, कैटेगराइज यानी डिफरेंशिएट, वो भी नहीं होगा। अच्छा, ये कॉक्स का मतलब होता है, कॉक्स इज एक्चुअली मैकेनिकल डम्बो। आप इंडस्ट्रीज में जाओगे ना, तो बड़े बड़े व्हील्स होते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर घूमते हैं, तो वो जो उसमें थ्रेडिंग होता है, दे आर कॉल्ड एज कॉक्स, तो वो थोड़ा मैकेनिकल टर्म है, तो डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन नहीं जाएगा। तो अभी मेरे पास कौन से दो ऑप्शन बच रहे हैं? अब मैंने मीनिंग भी बता दिया आपको होन का, तो कौन से दो ऑप्शन जा सकते हैं बोलो? A1। ए और सी दोनों जा सकते हैं ना? ए भी जा सकता है, क्योंकि ए का मतलब भी पॉलिश देयर स्किल्स होगा, यानी उनके स्किल्स जो है बच्चों के और पॉलिश हो सकते हैं, और इसका भी मतलब पॉलिश है, तो पॉलिश देयर स्किल्स एंड बिकम बिकम कंट्रोलिंग टू जाएगा या बिकम रेलेवेंट टू? सेकंड ऑप्शन, अभी फर्स्ट में मेरा कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों का मतलब सेम है, तो अभी मैं सेकंड ऑप्शन, सेकंड वाला ब्रैकेट ट्राई करूंगा। तो सेकंड में क्या बैठ रहा है, बिकम रिलेवेंट टू या बिकम कंट्रोलिंग टू? रिलेवेंट। रेलेवेंट, या रेलेवेंट के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू जाता है। रेलेवेंट यानी इट इज सुटेबल, तो रेलेवेंट जो जब भी हम लोग यूज करते हैं तो ये प्रेपोजिशन रेलेवेंट टू या रेलेवेंट फॉर, इसके साथ रेलेवेंट का मतलब पता है ना, सुटेबल फॉर समथिंग, ठीक है। तो रेलेवेंट के ऐसा जो वर्ब है जिसके साथ टू यूज करते हैं, रेलेवेंट टू समथिंग और रेलेवेंट फॉर समथिंग, तो दैट्स व्हाई आई विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आया सब लोगों को? यस सर। यस सर। ओके। हो गया ना लिख के? यस सर। ओके।
Okay, the bank holding company structure dash by the PG Nayak committee, among others, involves dash the government shareholding to below 52% and routing it through a holding company. Options: suggested investing, recommended divesting, forwarded controlling, donated pursuing, discarded and eliminating. B. B. Okay. Any और कोई ट्राई कर सकता है? अच्छा, इसमें बोलो मुझे ऑप्शन जो है उसमें से कितने वर्ड्स के मीनिंग्स आप लोगों को पता नहीं है? कितने वर्ड्स ऐसे जो आपको अनफेमिलियर लग रहे हैं? एनी डिफिकल्ट वर्ड्स इन दिस? सबके पता है आपको? So pursuing. पर्सुइंग, ओके, डाइवेस्टिंग। अच्छा, मैं मीनिंग्स बताऊंगा पहले। अब हम लोग क्या करेंगे, डाइवेस्टिंग और परसुइंग, आई जस्ट अंडरलाइन दिस। मैं मीनिंग आपको एंड में बताऊंगा, पहले हम लोग ट्राई करेंगे। अगर मुझे मीनिंग पता नहीं है तो भी मैं कैसे इसको क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता कि हर वोकैब का मुझे, हर जो वर्ड आएगा, ऑप्शन आएगा, उसको मुझे मीनिंग पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, विल ट्राई टू सॉल्व इट, कि मुझे मीनिंग पता नहीं, फिर भी हम लोग सॉल्व करने को देखेंगे, बाद में मैं मीनिंग बताऊंगा। अच्छा, गवर्नमेंट होल्डिंग पता है क्या होता है? ये मेरा इधर एक्चुअली ये मेरा हिंट वर्ड है, इससे थोड़ा मुझे हिंट मिलता है। जो गवर्नमेंट होता है ना, जैसे जो इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी का गवर्नमेंट या बीजेपी या कोई भी गवर्नमेंट है ना, उसको कोई भी कंपनी होती है ना, उसमें कुछ शेयर होता है, होल्डिंग होती है, उसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग। उसका कुछ उसमें स्टेक होता है, होल्डिंग होता है या फिर स्टेक होता है, ठीक है? जैसे अभी एयर इंडिया का स्टेक बेच दिया, पता है ना? गवर्नमेंट ने, न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप तो, एयर इंडिया का स्टेक बेच दिया, पता है सब लोग को? किसको बेचा? टाटा। या टाटा को। तो वो जो पर्टिकुलर स्टेक होता है ना, हर कंपनी में, मोस्ट ऑफ द कंपनी, हर कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनी में गवर्नमेंट का कुछ स्टेक होता है, तो गवर्नमेंट उसको बेच देती है, क्योंकि गवर्नमेंट को फंड चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है? तो एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वेस्टिंग। अगर गवर्नमेंट को किसी कंपनी में शेयर खरीदना है तो इन्वेस्ट करेगी, करेक्ट? और गवर्नमेंट को अगर किसी कंपनी का अपना हिस्सा बेचना है तो वो क्या करेगी, वो बेच देगी ना वो। या तो बेचना एक पार्ट होता है इन्वेस्टिंग, जिसमें गवर्नमेंट पैसा डालती है वो कंपनी में, पर्टिकुलर कंपनी में, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिंग। और एक पार्ट होता है उसको बेचना। तो इसमें देखो क्या लिखा है, द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग टू बिलो 452%। तो बिलो, बिलो का मतलब क्या हो गया? बिलो 52% से क्या हिंट मिलता है आपको, बोलो? वो खरीदना चाहती है, बेचना चाहती है? Divest. या बेचना चाहती है ना, इट्स गोइंग टू सेल, क्योंकि उसका जो शेयर होल्डिंग है ना, 52% के ऊपर है। तो इधर लिखा है गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग टू बिलो 52%, यानी जो उसका शेयर होल्डिंग 52% के ऊपर है उसको नीचे लाना है। तो अपना अगर गवर्नमेंट को शेयर होल्डिंग करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा, तो उसको अपना शेयर बेचना पड़ेगा ना। तो एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग यानी पैसा डाल के खरीदना, और उसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है डाइवेस्टिंग। डाइवेस्टिंग यानी हमारा, मेरा हिस्सा है, मैं वो बेचूंगा और बाहर निकलूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। तो ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्सेप्ट है। तो इधर एक पर्टिकुलर पोर्शन है सेंटेंस का जो बता रहा है कि गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग उसको 52% के नीचे लाना है। तो नीचे लाना है यानी गवर्नमेंट को अपना हिस्सा बेचना है। तो बेचना है का मतलब डाइवेस्ट, ठीक है? इन्वेस्ट यानी पैसा लेके खरीदना, डाइवेस्ट यानी बेच के पैसा लेना, अपोजिट कॉन्सेप्ट है। दैट्स व्हाई ये वाला आएगा। समझ में आया सब लोग को ये लॉजिक? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? Yes, sir. ओके। और परसुइंग का मतलब टू फॉलो, यानी बोल रहे ना, ही इज परसुइंग हिज एमबीए, यानी वो अपना एमबीए कर रहा है या फॉलो कर रहा है। ओके। हो गया, निकाल दूं ये? आई लेट द नेक्स्ट वन। So इसका आंसर क्या होगा? दिस रिकमेंडेड एंड डाइवेस्टिंग, क्योंकि उसका शेयर निकालना है ना उसको, तो द ऑप्शन बी। Okay.
Sir, C1. C. और कोई? सी, मेनी पीपल आर सेइंग सी, और कोई बता सकता है? अच्छा चलो, इसका सेंस थोड़ा देखते हैं। अच्छा, इसमें पहले ऑप्शंस में कौन से वर्ड्स डिफिकल्ट है बोलो, जो आपको समझ में नहीं आ रहे? डिस्क्राइब, एक्सपोर्ट, स्टडीड, सिक्योरिटी, डेलिनेटेड। अच्छा, डेलिनेटेड हो सकता है। इंपोर्ट्स, एक्सप्लेन प्रोजेक्ट्स, रिड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे लगता है एक ही थोड़ा टफ वर्ड है, करेक्ट? बाकी सब वर्ड तो इजी है ना? Yes, sir. या Yes. डेलिनेटेड का मतलब होता है टू मार्क समथिंग इन डिटेल। हम लोग बोलते हैं ना, सपोज एक मैप रहेगी, तो मैप पे इंडिया का बाउंड्री मार्क किया ना, तो हम लोग बोलते हैं द बाउंड्री हैज बीन डेलिनेटेड, यानी टू मार्क समथिंग, किसी को अच्छी तरह से निशान करना, मार्क करना, ठीक है, तो वो मतलब होता है। अभी इसमें देखो, सिंपल सा एक लॉजिक है। ईरान सप्लाई कर रहा है, किस दो कंट्रीज की बात हो रही है पहले बताओ मुझे। इसमें दो कंट्रीज कौन सी बात हो रही है? कौन से दो कंट्रीज की बात हो रही है? यस, कौन से दो कंट्रीज की बात हो रही है? India. इंडिया और ईरान की बात हो रही है, करेक्ट? इंडिया ईरान। हाँ हाँ। तो अब इसमें क्या कर रहा है? ईरान सप्लाई कर रहा है, तो अगर ईरान सप्लाई कर रहा है तो लॉजिक क्या बोल रहा है? इंडिया क्या करेगा? अगर ईरान, हाँ, इंपोर्ट करेगा ना, इधर इधर लिखा सीधा ईरानी सप्लाइंग, ईरानी सप्लाइंग, तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अगर ईरान मुझे सप्लाई कर रहा है, यानी ईरान एक्सपोर्ट कर रहा है, सप्लाई का मतलब पता है ना, टू सप्लाई समथिंग इज टू एक्सपोर्ट, Export. यानी वो हम लोग के पास बेच रहा है। तो अगर ईरान सप्लाई कर रहा है तो दूसरा ऑफकोर्स इंडिया है, तो इंडिया का क्या हो जाएगा? Import. इम्पोर्ट ही हो जाएगा ना। वैसे भी अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मुझे मालूम है इंडिया इज ऑयल इम्पोर्टिंग नेशन, और इंडिया का ऑयल नीड बहुत ज्यादा है, तो ऑयल हमेशा इम्पोर्ट होता है इंडिया से। अगर वो नहीं पता है तो, लेकिन इधर एक सिंपल सा मुझे हिंट दिया है, ईरान सप्लाई कर रहा है, तो अगर अफकोर्स ईरान सप्लाई कर रहा है तो इंडिया इम्पोर्ट ही करेगी। तो भला मुझे ये वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, देन ऑल्सो ये थोड़ा लॉजिक सेंस, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करूंगा तो ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? Yes, sir. ओके।
B1 sir. ओके डी। और किसी को मिला आंसर? इसमें थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे बिना वर्ड्स के मीनिंग समझे, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ के, थोड़ा लॉजिक समझ के हम लोग ट्राई टू क्रैक दिस। आई नो शायद से इसमें स्टैग्नेंट, ड्यूरस, मेडिको, ब्रेविटी, ये सब डिफिकल्ट वर्ड्स है थोड़े से, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। एक ही आंसर है, बाकी लोग गिव अ ट्राई। अच्छा चलो, मैं एक आपको फ्रेज का, टेपर्स ऑफ का अगर इसका मीनिंग मुझे समझ में आया, ये समझ में आया, ये पकड़ में आया, तो मुझे पूरा आंसर मिलेगा। टेपर्स ऑफ का मतलब क्या होता है, बोलो, एनी आइडिया? पेपर ऑफ सुना है? No, sir. नहीं sir. टेपर्स ऑफ यानी नैरो होना, कुछ चीज है ना। जैसे इंडिया का मैप देखा है हम लोग ने, इंडिया का मैप पता है ना, तो जो उसका बॉटम पार्ट है, साउथ वाला पोर्शन देखा है ना इंडिया का मैप, समथिंग लाइक दिस ना, छोटे होते जा रहे हैं ना, पेनिनसुला, करेक्ट ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं Yes. टेपरिंग। ये जो शेप अगर बड़े से छोटा होता जाता है ना, समथिंग लाइक दिस, बड़े से छोटा होता है तो टेपर बोलते हैं ना, छोटा होता है, बड़े से छोटा होता जाता है, ठीक है। तो टेपर्स ऑफ का मतलब बेसिकली होता है छोटा होना, कोई बड़ी चीज छोटी होती है। तो अभी मुझे बोलो, अगर टेपर्स ऑफ का सेंस छोटा होना या कम होना है, तो फिर क्या बैठेगा ये सेंस में, क्या बैठ सकता है? पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की है और लिटरेसी की बात की है, दोनों में रिलेशन क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ और लिटरेसी में क्या रिलेशन है? अगर लिटरेसी बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगा या कम होगा, सोचो जरा। बढ़ेगा। लिटरेसी बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। अदर्स बोलो, सोचो। पीपल आर एजुकेटेड ना, तो उनको डिसएडवांटेजेस पता चल जाएंगे ना पॉपुलेशन ग्रोथ के। जैसे Sir, नहीं अगर बढ़ेगा. कम हाँ, होगा अगर ना. एक कम होगा, हाँ, अगर क्योंकि एक फैमिली है उसमें 4 बच्चे हैं, तो उनको पता रहेगा, अगर वो एजुकेटेड रहेगा तो उनको लगता है कि 4 बच्चों को पालना मुश्किल होगा। लेकिन पीपल अगर अनएजुकेटेड है, तो अभी भी आप इंटीरियर्स में जाओगे तो उनको लगता है कि भगवान की देन है, एंड ऑल्सो तो उन लोग पॉपुलेशन बढ़ते रहता है। तो ऑफकोर्स इफ पीपल आर मोर एजुकेटेड, उनको दे विल क्या, ग्राउंड रियलिटी पता चल जाएगी कि पॉपुलेशन बढ़े। मैं अगर 3 बच्चे पैदा करूंगा, 4 बच्चे पैदा करूंगा, तो लिटरली मुझे बाद में पॉसिबल नहीं होगा इतने का पालन पोषण करना, ठीक है। और मोर एजुकेटेड पीपल क्या होता है, पॉपुलेशन कम रखता है ना, करेक्ट ना। तो रिलेशन क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ विल टेपर ऑफ डैश विथ लिटरेसी। तो लिटरेसी के साथ अगर पॉपुलेशन ग्रोथ, इधर क्या टेपर ऑफ का मतलब, ये इसका मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रहा है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम कभी होगा, जब लिटरेसी क्या होगी? कौन सा ऑप्शन आएगा, बोलो अभी? A1 sir. A1, यस, इंक्रीज लिटरेसी ना। पॉपुलेशन टेपर ऑफ का मतलब मैंने बताया कम हो रहा है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम कब हुई होगा, जब लिटरेसी बढ़ेगी, तब ये लिटरेसी बढ़ेगी। तो एक बढ़ने वाला एक ही वर्ड है इधर, इंक्रीज। समझ में आया? तो अगर मीनिंग नहीं पता है तो भी थोड़ा सेंस कैच करने को देखो सेंटेंस का। अगर आप सेंस कैच कर पाओ और सेंटेंस का सेगमेंट कैच कर पाओगे ना, तो ये थोड़ा इजी बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ वर्ड्स है, रिग्रेस, पता है रिग्रेस क्या होता है? अपोजिट ऑफ प्रोग्रेस। जो प्रोग्रेस है ना, उसका अपोजिट ऑफ रिग्रेस, प्रोग्रेस जो वर्ड है उसका अपोजिट होता है रिग्रेस। स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट यानी स्टेबल। हम लोग बारिश में देखते हैं ना, पानी जमा हुआ होता है बहुत जगह पे, तो हम लोग बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर, यानी जमा हुआ पानी। या फिर ये सेंस में आपको स्टैग्नेंट का मतलब है ना तो बढ़ रहा है ना तो कम हो रहा है, ओके, एक जगह पे फिक्स है। विद स्टैग्नेंट लिटरेसी, यानी लिटरेसी बढ़ भी नहीं रही है और कम भी नहीं हो रही है। तो अगर कोई चीज बढ़ती भी नहीं है और कम भी नहीं होती, हम लोग उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट। ड्यूरेस इज समथिंग एसोसिएटेड विद वायलेंस। नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब वायलेंस से रिलेटेड है, ठीक है। या फिर स्ट्रेस होता है, वायलेंस होता है। मीडियोकर, सुना है ये क्या है, बोलो? एवरेज क्वालिटी। मीडियोकर का मतलब होता है ऑफ एवरेज क्वालिटी, समथिंग ऑफ एवरेज क्वालिटी। ब्रेविटी का मतलब होता है शॉर्टेज। तो ये ऑप्शंस पे अभी देयर वर 5 डिफिकल्ट वर्ड्स थे जो मुझे नहीं आ रहे थे। फिर भी अगर मैं थोड़ा सा सेंस यूज करूंगा अपना, अगर मुझे थोड़ा
पॉपुलेशन ग्रोथ और लिटरेसी का अगर मुझे रिलेशन मालूम है कि अगर लिटरेट पीपल लिटरेसी बढ़ेगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगा, तो अगर वो थोड़ा सा लॉजिक कनेक्शन मुझे मिल जाता है तो मुझे बिना कुछ 5 वर्ड्स के मीनिंग समझे भी आई कैन डू दिस। समझ में आ रहा है तो थोड़ा लॉजिकली सोचो, ये सेंटेंस इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, खाली खेलना होता है फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में, दोनों में से एक ना एक आपको वीक लिंक मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। यस, नेक्स्ट वन लू मैं अभी। आई लव दिस। हो गया ना ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। बोलो कौन सा हो सकता है? द गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन वाटर डैश प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज, bumping up distribution network and make rainwater dash a mandatory feature in new housing societies. मेरा हिंट यह है। Which one? Sorry? E. E बोला आपने? Yes, sir. ओके। इधर मेरा हिंट है, ये बहुत कॉमन टर्म है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे तो ये बहुत कॉमनली यूज होने वाला टर्म है। सोचो। नहीं? अच्छा, अभी जो मुंबई में वाटर शॉर्टेज है, पता है ना? देयर शॉर्टेज ऑफ वाटर। बारिश अगर नहीं होती है तो बाय द एंड ऑफ बारिश आने के पहले अप्रैल मई में वाटर कट्स वगैरह चालू होते हैं, पता है ना ये?
ऑल ऑफ यू दोज हु स्टे इन मुंबई ठाणे, पता है अगर Yes, sir. जून में बारिश स्टार्ट नहीं हुई तो वो बीएमसी और टीएमसी पानी केडीएमसी जो भी है वो स्टार्ट करते हैं ना वाटर कट, करेक्ट ना? हाँ तो सर। अभी हाँ, तो अभी जो बड़े बड़े नए हाउसिंग सोसाइटीज बन रहे हैं ना, जो भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उनको मैंडेटरी कर दिया, मैंडेटरी यानी कंपलसरी कर दिया, दैट वर्ड, ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि आपको ये वाला सिस्टम हर सोसाइटी में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एक बहुत कॉमन वर्ड है, रेन वाटर हार्वेस्ट। हार्वेस्टिंग। हाँ सुना है ना ये? यस सर। हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बड़े बड़े अभी जो सोसाइटीज नए नए कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला है फॉर मुंबई ठाणे स्पेशली, कि अभी नया जो भी प्रोजेक्ट बनेगा, पहले ही पानी की बहुत शॉर्टेज है, तो आपको ये वाला रेन वाटर हार्वेस्टिंग चालू करना पड़ेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो बारिश का पानी जमा होता है ना टेरेसेस पे या फिर अपने ये पार्क्स गार्डन्स में, तो क्या करते हैं, पाइप लगाते हैं, वो टेरेस पे सपोज पानी कलेक्ट है, पाइप लगाते हैं और अंडरग्राउंड छोड़ते हैं। अंडरग्राउंड एक सीमेंट की टंकी बंदी हुई होती बड़ी, और इसमें जमा करते हैं वो, ठीक है। और वो जमा करने के बाद वो लोग वो यूटिलाइज करते हैं, बाकी जैसे गार्डनिंग वगैरह जो काम होता है ना, या गाड़ी धोने के लिए, वो सब पानी यूज करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। अभी बॉम्बे में किसी भी बिल्डर को वो ओसी और सीसी देना होगा ना, तो उसको पहले ये वाला सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करूंगा। तो समझ में आया? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इट इज बिकम अ मैंडेटरी फीचर इन द फॉर द हाउसिंग सोसाइटीज, तो ऑफकोर्स इट विल बी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बाकी कुछ सोचना ही नहीं मुझे। समझ में आया सब लोगों को? यस यस, सर। Yes, ओके। sir. इसमें कुछ वर्ड्स है, हार्बरिंग, फर्मेंटेशन। एक मिनट है जरा। Okay, there is some issue with the mobile. I don't charge नहीं हो रहा, तो I think only 10% of the battery is remaining, लेकिन जितना हो सकता है कंटिन्यू। ओके, ये अच्छा बिनिंग्स में बता रहा था। क्यूइंग का मतलब क्या होता है? क्यू सुना है ना? क्यू यू ई, सुना है या नहीं सुना है? टू फॉर्म अ क्यू, क्यू यानी लाइन लगाते हैं ना, बस स्टॉप पे क्यू लगाते हैं, ट्रेन का टिकट लगाने की लाइन लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्यू। तो वही है क्यूइंग ओवर हियर। हार्वेस्टिंग तो पता है। हार्बरिंग, हार्बरिंग क्या होता है? हार्बरिंग यानी कुछ पालना मन में, लाइक ही हैड अ सेंस, ही वाज हार्बरिंग अ सेंस ऑफ व्हाट, जेलेसी फॉर हिम, तो मन में कुछ उसके लिए था ना, तो हम लोग बोलते हैं हार्बरिंग। ओके, या स्टोरिंग और समथिंग लाइक दैट, सिमिलर टू दैट। ओके, आई विल टेक द नेक्स्ट वन।
बोलो कौन सा हो सकता है इसमें? ये भी थोड़ा लॉजिकल सेंस यूज करेंगे तो हो सकता है शायद से। First one. फर्स्ट वन, ओके। और कुछ हो सकता है इसमें पॉसिबल? फर्स्ट आई गॉट, एक आंसर मिला मुझे फर्स्ट वन, और कुछ हो सकता है? Sir, fourth. फोर्थ, ओके। थर्ड। थर्ड, ओके। अभी सेंटेंस का, ओके थर्ड, ओके ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग समझ लो। किस बारे में सेंटेंस है बेसिकली? बोलो उतना तो सेंस समझ में आता है ना। किस बारे में से ये सेंटेंस, पूरा सेंटेंस अगर किस बारे में है मुझे बोलना है तो क्या बोलूंगा मैं? किस बारे में सेंटेंस लिखा गया है ये? Heavy machine. बिल्डिंग कोलैप्स के बारे में इधर लिखा है ना, बिल्डिंग कोलैप्स है, एक बिल्डिंग गिर गई है, ठीक है। तो बिल्डिंग कोलैप्स के बारे में सेंटेंस है। तो अभी मैं थोड़ा मेरा लॉजिकली सोचने को चालू करूंगा। अगर बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है और इधर क्या लिया है, मशीन्स कुड नॉट, ये हेवी मशीन्स कुड नॉट रीच। बिल्डिंग एक गिर गई है और उधर जो हेवी मशीन यानी जो भी वो क्या बुलडोजर बोलते हैं, दूसरे व्हीकल से उधर पहुंच नहीं सकते, ठीक है। ये मेरे को सेंस मिला है पहले पार्ट में से। इधर बिल्डिंग कोलैप्स की बात की, एक बिल्डिंग गिर चुकी है और उधर ये जो हेवी मशीन है वो पहुंच नहीं पा रहे उधर, ठीक है। तो इधर क्योंकि इधर लिखा हेवी मशीन कुड नॉट रीच, तो हेवी मशीन कभी नहीं पहुंचेंगे। अगर रोड बड़े रहेंगे तो नहीं पहुंचेंगे, या रोड छोटे रहेंगे तो नहीं पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे मशीन अंदर। रोड छोटे रहेंगे। रोड छोटे रहेंगे ना, क्योंकि इधर लिखा है ना वायर्स डैश ड्यू टू द डैश एडमिट देम। तो जो अगर रोड छोटे हैं तो कौन सा वाला ऑप्शन? सेकंड वाला ऑप्शन। मैं फर्स्ट वाला नहीं करूंगा क्योंकि कंफ्यूजिंग है। तो सेकंड वाला कौन सा वाला बता रहा है कि रोड छोटा है? बताओ। नैरो। नैरो, यस। नैरो का मतलब छोटा। एक वाइड होता है जो बहुत बड़ा होता है, तो वाइड नहीं जाएगा आपको, फास्ट रोड नहीं जाएगा। ब्रूड, ब्रॉड, ये ब्रूड नहीं ब्रॉड है, सॉरी। ब्रॉड का मतलब भी चौड़ा होता है, ठीक है। ब्रॉड भी नहीं जाएगा। समझ में आया? तो मुझे इधर सेंस मिला था बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और हैवी मशीन उधर पहुंच नहीं रही है। तो पहुंच नहीं रही है तो उसका मतलब उधर का रोड के साथ कुछ ना कुछ इशू रहेगा। तो रोड के साथ क्या इशू है? रोड नैरो है। तो मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे फोकस ही नहीं करूंगा, मैं खाली सेकंड वाले ब्लैंक पे फोकस करूंगा। समझ में आया सब लोगों को ये वाला चीज? यस, यस सर। ओके। अच्छा, मीनिंग्स देखो पहले। हैंगिंग का मतलब लटकना होता है, डैंगलिंग और हैंगिंग सेम ही है। डैंगलिंग का मतलब भी हैंगिंग ही होता है। ये दोनों, ये और ये वाला ऑप्शन दोनों का मतलब सेम ही है। एक होता है ड्रूपिंग। ड्रूपिंग का मतलब सुना है ड्रूपिंग वर्ड कभी? अगर झाड़ को, घर पे झाड़ है ना, उसको पानी नहीं डालेंगे 4-5 दिन तो क्या हो जाता है? अगर झाड़ को पानी नहीं डालेंगे तो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है ना, उसके लीव्स नीचे गिरते हैं ऐसे। हाँ, तो दैट इज कॉल्ड एज ड्रूपिंग। वो मुरझाना होता है ना, उसको हम लोग ड्रूपिंग बोलते हैं, ठीक है। हो गया ये? नेक्स्ट वन दू? लिख के हो गया? निकाल दूं ये मैं? Yes, sir. ओके।
बोलो कौन सा हो सकता है इसमें? मैच्योर इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक्स एक्सेप्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स as dash for the liquidity management operations so as to purposefully dash the bond market. Security undermine, collateral develop, woeful work, insurance accentuated, baggage weaken. ये सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट है कैच करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ हिंट वर्ड मिलता है कि देखो एक आध वर्ड जो सेंटेंस में जो आपके लिए हिंट जैसा एक्ट कर सकता है, या फिर ऑप्शंस में B1 बी. ओके, अदर्स कौन सा लग रहा है इसमें? ओके देखो एक इधर वर्ड है, मेरे हिसाब से मैं ऐसे करूंगा उसको, मैच्योर इकोनॉमिक्स. मैच्योर का मतलब पता है? अब लोग बोलते हैं ही इज अ वेरी मैच्योर पर्सन, तो मैच्योर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में लेते हैं वो बोलो, चलो अगर मतलब नहीं मालूम है तो. अगर मैं किसी को मैच्योर बोलता हूँ, पॉजिटिव बोलते हैं ना, Positive. या पॉजिटिव इज अ मैच्योर पर्सन, यानी बहुत समझदार बंदा है, ठीक है, मैच्योर यानी समझदार. तो अगर ये मैच्योर इकोनॉमी है, अगर ये इकोनॉमी मैच्योर है, यानी जो इकोनॉमी चला रहे दे आर वेरी मैच्योर, दे आर वेरी वाइज पीपल, ठीक है. कोई मैच्योर इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ मैं इधर, उसका मतलब क्या है? जो इकोनॉमी चला रहे हैं ना वो कोई भी कंट्री की हो सकती है, तो दैट इज अ, हम लोग कभी कभी बोलते हैं दैट इज अ वेरी मैच्योर इकोनॉमी, यानी जो वो कंट्री को रन कर रहे हैं दे आर वेरी मैच्योर पीपल, बहुत समझदार लोग हैं. तो अगर वो समझदार लोग हैं, वो बहुत होशियार लोग हैं, तो बॉन्ड मार्केट जो है, बॉन्ड मार्केट अभी मुझे इस सेंटेंस का मीनिंग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है अगर मैच्योर इकोनॉमी है, द इकोनॉमी इज रन बाय वेरी वाइज पीपल, या बहुत होशियार लोग चला रहे, तो जो बॉन्ड मार्केट है उसके लिए मुझे पॉजिटिव वर्ड ढूंढना पड़ेगा या नेगेटिव वर्ड ढूंढना पड़ेगा? बोलो. Positive. पॉजिटिव, या क्योंकि वो जो कंट्री की इकोनॉमी है ना वो मैच्योर पीपल रन करे, तो ऑफकोर्स वो कंट्री में जो बॉन्ड मार्केट है, मुझे बॉन्ड मार्केट भी क्या है पता नहीं है. बॉन्ड मार्केट इज समथिंग इक्विवेलेंट टू शेयर मार्केट, लेकिन मुझे पता नहीं है, ठीक है. लेकिन मुझे ये रिलेशन में समझ में आ रहा है, मेरा कॉमन सेंस क्या बता रहा है, उधर की इकोनॉमी बहुत मैच्योर है, तो उधर का बॉन्ड मार्केट के लिए भी मुझे पॉजिटिव वर्ड ही ढूंढना पड़ेगा. तो अंडरमाइन, अंडरमाइन यानी कमजोर करना होता है, अंडरमाइन का मतलब टू वीकन, तो ये सेंस नहीं आ रहा है. डेवलप हो सकता है, फिर वर्क द बॉन्ड मार्केट तो नहीं होगा ना, वर्क ये तो वर्ब हो गया. एक्सेंचुएटेड हो सकता है, एक्सेंचुएटेड का मतलब होता है डेवलप करना, या फिर टू मेक इट प्रोमिनेंट, टू मेक समथिंग प्रोमिनेंट, यानी किसी को उभर के लाना ऊपर, ठीक है, जैसे इकोनॉमी को उभर के लाए ना, किसी को बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे ला के रखना, तो ये एक हो सकता है मेरा, ये एक हो सकता है. बीकन तो नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव वर्ड है. इधर तक समझ में आया सब लोग को? ये दो ऑप्शंस कैसे मिले, सब लोग को क्लियर है? यस. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. हाँ, मैं वापस रिपीट करता हूँ इधर. आई नो सम पीपल आर वीक इन कैचिंग दिस. इधर मैच्योर इकोनॉमी की बात की है, मैच्योर इकोनॉमी यानी इकोनॉमी बहुत स्मार्ट पीपल रन कर रहे हैं, तो अगर ये मैच्योर इकोनॉमी है तो इधर जो बॉन्ड मार्केट है ना, बॉन्ड मार्केट कुछ शेयर मार्केट जैसा ही होता है. हम लोग को उसका डेप्थ इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, तो मुझे पता है बॉन्ड मार्केट कुछ शेयर मार्केट जैसा होगा. तो अगर मैच्योर इकोनॉमी है तो इधर मुझे मैं पॉजिटिव वर्ड ढूंढूंगा, यहाँ मेरा पॉजिटिव ऑप्शन आना चाहिए. तो मेरे ये वाले ऑप्शन कट हो जाएंगे, अंडरमाइन यानी कमजोर करना, डेवलप हो सकता है, वर्क का कुछ सेंस ही नहीं बैठ रहा है, ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा. ये वीकन ये वाला, तो अभी दो ही बैठ रहे हैं, डेवलप और एक्सेंचुएटेड, और दोनों का मतलब वही आ रहा है. डेवलप का भी मतलब डेवलप द बॉन्ड मार्केट, और एक्सेंचुएट यानी किसी को अच्छे पोजीशन पे लेके आना, यानी टू गिव सम इंपॉर्टेंट पोजीशन. तो आपके हिसाब से कौन सा, ये दोनों में से कौन सा आ सकता है बोलो, और रीजन भी बोलो, एक छोटा सा रीजन भी है इसमें. दोनों में से डी, या फिर अभी कौन सा बचा है मेरे पास, बी और डी बचा है, तो बी और डी में से कौन सा आ सकता है बोलो. D. डी. यस, रीजन बोलो, एक छोटा सा रीजन है. डी अगर आप बोल रहे हो तो मुझे रीजन भी बोलो. डी इज नॉट द राइट आंसर, मैं पूछ रहा हूँ खाली डी, अगर डी. अच्छा देखो, अभी इधर एक वर्ड है छोटा सा, किधर गया मेरा वो बोला, ये टू. आप लोग ने ये पढ़ा है, टू के बाद जो वर्ब आता है ना उसका कौन सा फॉर्म आता है? V1 आता है, V2 आता है, V3 आता है, V4 आता है. V1 V1 आता है. अच्छा, तो जो लोग को मालूम नहीं प्लीज नोट कर दो. अच्छा, टू के बाद V1 आता है, और कुछ आता है याद रखो. अगर आपका हैज, हैव या हैड रहेगा तो इसके बाद क्या आएगा? हैज हैव हैड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? नो वन.
इसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है याद। अच्छा ये लिख लो, ये सेंटेंस होने के बाद मैं सब बता दूंगा। चलो अभी इतना याद रखो, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन से वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में या सी वाले, डी वाले ऑप्शन में? B1 sir. हाँ अच्छा, अभी समझ लो। देखो वर्ब के एनी वर्ब ना, मैं खाली थोड़ा एक पॉलिश अप कर देता हूँ। वर्ब कोई भी वर्ब ना चार फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक V1 होता है, एक V2 होता है, एक V3 होता है, V4, ठीक है। जैसे प्ले, ये मेरा फर्स्ट फॉर्म हो गया। उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, ईडी पास्ट टेंस वाला। थर्ड फॉर्म भी उसका प्लेड ही रहेगा, ईडी वाला। और ये हो जाएगा प्लेइंग। फोर्थ फॉर्म यानी हमेशा आईएनजी वाला होता है, ठीक है। तो कोई भी वर्ब रहेगा तो आपको उसको चार फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, V1, V2, V3, V4। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, ईट। ईट का हो जाएगा इधर एट, इधर हो जाएगा ईटन, और इधर हो जाएगा ईटिंग। ये समझ में आया? कोई भी वर्ब लोगे आप तो दिस कैन बी एक्सप्रेस इन फोर फॉर्म्स। तो अभी ये जो V1 को V2, ये V1 को V3 में कैसे किया, मैंने क्या किया V1 को V3 में करने के लिए? फर्स्ट एग्जांपल में क्या किया बोलो? ये जो V1 है ना फर्स्ट वाला, उसको V3 में करने के लिए क्या किया मैंने? ईडी एड D लगा ईडी, हाँ ईडी ऐड किया, गुड, मैंने ईडी ऐड किया। और जो ये फर्स्ट केस में किया, और जो सेकंड केस में V1 को V3 करने में क्या किया मैंने? ईएन EN ऐड किया। तो ये जो ED और EN है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल। तो कोई भी वर्ब को आपको V1 को V3 में करना है तो हम लोग आइडर उसको ED जोड़ते हैं या EN जोड़ते हैं। इतना समझ में आया सब लोगों को? चार फॉर्म्स वर्ब के समझ में आए? क्लियर है ये? यस। Yes, sir. अच्छा, तो अभी ये समझ लो, जब भी टू आएगा ना आपका, टू के बाद हमेशा मेरा फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, नहीं ये वाला ही आ सकता है। अगर आपका हैज, हैव, हैड है और उसके बाद वर्ब है तो उसके बाद V3 आएगा। और एक है, अगर आपका इज है, आर है, वॉज या वर है तो उसके बाद हमेशा आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही आ सकता है। तो ये कुछ छोटे, आई मीन कुछ छोटे टिप्स है जो आपको क्लोज टेस्ट या फिर ऐसे फिलर्स में यूजफुल हो सकते हैं। तो अभी देखो इधर क्या वर्ड यूज किया है, टू यूज किया है ना, करेक्ट। ये ब्लैंक के पहले टू यूज किया है। तो टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आएगा ना। V1 हाँ, तो V1 में किस में है, बी में है या डी में है? सोचो अभी। बी। डी में है, क्योंकि ये डी में कौन सा फॉर्म हो गया हमारा? V3 V3 हो गया, ईडी वाला हो गया ना। तो सिंस इधर टू है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, टू डेवलप। समझ में आया सब लोग को? ये क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो ये खाली नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इधर ही फिलर्स में नहीं, क्लोज टेस्ट में, स्पॉटिंग एरर्स में ये बहुत काम आता है। हैज, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, इज, हैज, वाज, वर के बाद फोर्थ फॉर्म। और ये वर्ब्स के चार फॉर्म क्या होते हैं वो भी लिख लो। हो गया लिख के? अगर हो गया तो प्लीज बोल दो, सो दैट आई कैन मूव विद द नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। डन। Done, sir. ओके।
Okay, they said that trade ministers of both countries would meet at an early date and sort out contentious issues relating to market access, trade dash and trade dash, blockages, smoothness. Fairs, events, barriers, imbalance, projects, assignments, insecurities, consulates. Consulates, yeah, A करो ये, sorry, uni A. कौन सा हो सकता है बोलो? Which one? Yes, कोई ट्राई करेगा? First one. First one, okay. Others? अच्छा देखो, एक तो मैं इसमें दो चीजों का इस्तेमाल करूंगा, मुझे सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे दो छोटी सी चीज पता है ना तो मुझे सेंटेंस कर सकता हूँ। पहला तो ये चीज है कि जो एंड है ना, इधर एंड यूज किया है, ठीक है, तो जो एंड है ना वो हमेशा सेम वर्ड ज्वाइन करता है। सेम वर्ड्स का मतलब क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, कभी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं ज्वाइन करेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ही इज टॉल एंड स्मार्ट, और अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ ही इज टॉल एंड लेजी, कौन सा सेंटेंस अटपटा लग रहा है सुनने को? इज टॉल एंड स्मार्ट या इज टॉल एंड लेजी? फर्स्ट वन फर्स्ट वन सही है या अटपटा लग रहा है? सही लग रहा है, इज टॉल एंड स्मार्ट। हाँ सही लग रहा है। ये अटपटा लग रहा है ना, क्यों? क्योंकि इसमें देखो, इसमें ये सही क्यों लग रहा है? क्योंकि जो एंड है ना, इसने क्या किया, ये पॉजिटिव क्वालिटी है और ये भी पॉजिटिव क्वालिटी, दोनों सेम क्वालिटीज को ज्वाइन किया। लेकिन अगर मैं सेकंड सेंटेंस देखता हूँ, ये पॉजिटिव हो गया और लेजी एक नेगेटिव, तो ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसलिए ये थोड़ा गलत लग रहा है। लेकिन ये सेंस बराबर है क्योंकि दोनों पॉजिटिव वर्ड्स यूज किए। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? यस। तो अभी मैं एंड पे फोकस करूंगा। इधर एंड यूज किया तो इधर मुझे इधर दोनों नेगेटिव वर्ड्स लगेंगे एंड के साथ, ट्रेड डैश एंड डैश, या दोनों पॉजिटिव वर्ड्स लगेंगे। तो ब्लॉकेज और स्मूथनेस अपोजिट है या सेम है? अपोजिट है ना, ब्लॉकेज और स्मूथनेस, तो डेफिनेटली ये नहीं होगा। इनसिक्योरिटीज और कॉन्सुलेट्स। कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं? कॉन्सुलेट्स एम्बसीज, पता है ना? एम्बसी, कोई कंट्री की एम्बसी होती है, पता है? हाँ, तो एम्बसीज को कॉन्सुलेट्स बोलते हैं। तो इनसिक्योरिटी और कॉन्सुलेट्स थोड़ा कॉम्बिनेशन नहीं जा रहा है। इनसिक्योरिटी एंड नॉट टू फील सिक्योर, तो ये भी नहीं जा रहा है। तो मेरे पास अभी तीन ही ऑप्शन, तो ये दो मैंने एलिमिनेट कर दिया, अभी मेरे पास तीन ही बचते हैं। इधर तक क्लियर है सब लोगों को? दो क्यू कट किए, तीन ही क्यू बचे, सब लोगों को क्लियर है ये? यस। अच्छा, तो अभी देखो मेरे पास तीन ही बचे। तो अभी इधर एक वर्ड है, अगर ये वर्ड का मुझे मीनिंग पता रहेगा तो ये पूरा सेंटेंस में क्रैक कर दूंगा। कंटेंशियस इश्यूज। कंटेंशियस, कुछ आइडिया है कंटेंशियस क्या हो सकता है? They said that trade ministers of both countries would meet at an early date and sort. अच्छा, sort out का मतलब क्या? बोलो, contentious छोड़ दो। Sort out का मतलब to sort out something। नहीं सुना है sort out भी? Clear something. हाँ, to clear something, जो डिफरेंस है ना, क्लियर आउट करने के लिए, यानी वो झगड़ा मिटाने के लिए, ठीक है। अगर वो भी नहीं आ रहे थे तो they said that trade ministers of both countries are meeting out an early date to sort out contentious issue। सॉर्ट आउट कंटे यानी दो कंट्रीज के जो मिनिस्टर्स ने मिलने वाले हैं। क्यों मिलने वाले हैं? टू सॉर्ट आउट, टू क्लियर आउट सम डिफरेंसेस। वो जो दो कंट्रीज के बीच में ना कुछ कंटेंशियस, कंटेंशियस का मतलब होता है झगड़े, जिसके ऊपर झगड़ा है, आर्ग्यूमेंटेबल, जिसके ऊपर आर्ग्यूमेंट चल, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो वो ट्रेड है ना, ये बॉर्डर होना चाहिए, वो बॉर्डर होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटेंशियस इशू, यानी जो पॉइंट पे झगड़ा होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कंटेंशियस इश्यूज। तो अगर ये वर्ड का मतलब झगड़ालू इश्यूज है तो कौन सा वाला? अभी मैंने आई थिंक आई हैव गिवन यू सफिशिएंट हिंट्स, तो अभी कौन सा वाला ऑप्शन हो सकता है बोलो, बचे हुए तीन में से? अगर ये कंटेंशियस, हाँ तो यस, तो अगर ये कंटेंशियस इशू है, झगड़ा वाला इशू है, तो इधर नेगेटिव वर्ड्स आने चाहिए या पॉजिटिव वर्ड्स आने चाहिए? बोलो। नेगेटिव वर्ड्स आने चाहिए ना, क्योंकि वो लोग क्यों मिल रहे हैं? कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए, वो जो झगड़ा है ना मिटाने के लिए, और सम कंटेंशियस जिसके ऊपर बहुत सालों से झगड़ा चालू है, तो वो मिटाने के लिए वो लोग मिल रहे हैं। तो इधर अगर ये सिंपल वर्ड का मुझे पता है, ये इसका मतलब झगड़ा होता है, तो इधर मैं दो नेगेटिव वर्ड ढूंढूंगा। तो दोनों फेयर और इवेंट नेगेटिव है? फेयर्स और इवेंट्स नेगेटिव नहीं है डेफिनेटली। प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स भी नेगेटिव नहीं है ना?
बैरियर्स का मतलब क्या होता है? बैरियर्स का मतलब restriction, रिस्ट्रिक्शंस, रुकावट। और इम्बैलेंस एंड ट्रेड इम्बैलेंस बोलते हैं ना, जैसे इंडिया में बहुत इम्बैलेंस है, कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब है, तो उसको इम्बैलेंस बोलते हैं। तो ये दोनों नेगेटिव सेंस आ रहे हैं मुझे, इसलिए इधर कंटेंशन से, इसलिए मैं ये नेगेटिव वाला ही ऑप्शन ढूंढूंगा। ओके, क्लियर है ये सब लोगों को? Yes, sir. yes sir, ओके, A sir, ए वाला। ओके, अदर्स? अच्छा, ऐसे करते चलो, कौन से वाले ऑप्शंस बिल्कुल नहीं आ सकते बोलो, हम लोग उल्टा कुछ सोचते हैं, एलिमिनेशन मेथड करते हैं, कौन से वाले ऑप्शन बिल्कुल नहीं आ सकते हैं? enjoy sir नहीं आता था, अच्छा, ओके, एंजॉय नहीं आ सकता है। एक मिनट, किसने आंसर दिया ये? हु गिव दिस आंसर? विकास। sir ओके, हाँ, अच्छा विकास, अब आप मत बोलिए, आपको शायद से आ रहा है, बाकी लोग मुझे बोलिए दो ऑप्शन जो बिल्कुल नहीं आ सकते, और क्यों, रीजन भी, क्योंकि वो रीजन अभी हम लोग ने अभी डिस्कस किया 10 मिनट पहले यही लेक्चर में। तो दो ऑप्शन जो बिल्कुल नहीं आ सकते और क्यों नहीं आ सकते, बोलो, सोचो जरा। इसके पहले वाले एक दो सेंटेंस रेफर करो तो आपको शायद से मिल जाएगा उसका आंसर। B नहीं आ सकता। बी नहीं आ सकता, ओके। Ripples. रिपल्स नहीं आ सकता है, ओके। रीजन भी बताओ। 2 है ना वहाँ पे। ओके, और कुछ? टू, टू तो बहुत दूर है, और थोड़ा नजदीक आओ। Has के बाद Has, V3 हाँ, है। करेक्ट, एग्जैक्टली, इधर हाँ, हैज देखो has, ब्रैकेट, has, हाँ, हाँ। ये ब्लैंक के पहले क्या वर्ड यूज किया, हैज। और अभी हम लोग ने प्रीवियस सेंटेंस में देखा ना, हैज, हैव, हैड रहेगा तो क्या होता है, क्या आना चाहिए? V3। बोल। V3. इसके बाद थ्री है, तो इधर ब्लैंक है, इधर मुझे V3 आना चाहिए। तो कौन से दो ऑप्शंस बिल्कुल नहीं आएंगे? C and D. सी और डी। समझ में आया सब लोग को ये? हाँ ओके, सर। हाँ। तो अभी बाकी अभी सेंस के ऊपर ही डिपेंडेंट आ रहा है, ऑफ टूरिस्ट टू द डेस्टिनेशन डैश आफ्टर द आउटब्रेक। अभी जो आउटब्रेक वर्ड है ना,
वो हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। आउटब्रेक यानी कोई डिजीज स्प्रेड होती है ना, पैंडेमिक, जैसे अभी कोरोना हो गया तो हम लोग बोलते हैं द आउटब्रेक ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ कोरोना पीपल आर नॉट कमिंग आउट। तो आउटब्रेक एक नेगेटिव वर्ड है जिसके जो नॉर्मली हम लोग दूसरी चीजों के लिए भी यूज होते हैं, बट नॉर्मली ये किसी पैंडेमिक या कोई डिजीज के साथ यूज होता है। ये याद रखो, ये पैंडेमिक या डिजीज के साथ ही यूज होता है, और जगह भी हो सकता है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम जब भी आपको आउटब्रेक वर्ड दिखेगा तो उतना समझ जाओ वो एक नेगेटिव वर्ड है और वो किसी वो बीमारी के से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी अगर मुझे इतना पता है आउटब्रेक ऑफ समथिंग यानी कुछ बीमारी की बात कर रहे हैं, तो टूरिस्ट लोग उधर कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम। कम होंगे ना, क्योंकि अगर बीमारी है, निपा एक जगह है जिधर एक आउटब्रेक हुआ है, जिधर एक डिजीज स्प्रेड हो गई है, तो ऑफकोर्स अगर वो डिजीज वो जगह पे डिजीज का आउटब्रेक हुआ है या स्प्रेड हो गया है, तो जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट की संख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो कम यानी कौन सा वाला? डिक्लाइन। यस, डिक्लाइन। सर्ज यानी बढ़ना, डिक्लाइन यानी कम होना, तो ये मेरा ये वाला ऑप्शन रहेगा। समझ में आया सब लोगों को ये? यस सर। ओके। अच्छा, रिपल्स का मतलब क्या होता है? ये जो रिपल्स है उसका मतलब, बाकी तो डिक्लाइन यानी कम होना, सर्ज यानी इंक्रीज होना, देयर इज अ सर्ज इन द केसेस बोलते हैं ना, इंक्रीज होना। रिपल्स, एनीवन? रिपल्स यानी फोर्सिबली पीछे हटाना, जैसे अभी कोई क्या वो ये निकालते हैं ना, जुलूस वगैरह निकालते हैं, मोर्चा निकालते हैं, तो पुलिस उनको लाठीचार्ज करके हटाते हैं ना पीछे, तो हम लोग बोलते हैं द क्राउड वाज रिपल्स बाय द पुलिस, यानी उनको पीछे जबरदस्ती पीछे हटा देना। तो रिपल्स का मतलब जबरदस्ती पीछे ढकेल देना या हटा देना। ओके। अच्छा, निपा इज नॉट द नेम ऑफ अ प्लेस, सॉरी, निपा इज द नेम ऑफ अ पैंडेमिक, डिजीज का नाम है, मैंने गलती से वो प्लेस बोल दिया। इट्स अ नेम ऑफ अ पैंडेमिक। In addition, growing dash of society on ideological lines has made the job of fake news easier. अगर एक ब्लैंक डिफिकल्ट लगता है तो सेकंड ब्लैंक पे फोकस करो, सेकंड लगता है डिफिकल्ट तो फर्स्ट पे फोकस करो, एक पे अटके मत रहो, दैट इज द ट्रिक। एक पे ही कभी फोकस नहीं करना, अगर खेलते रहो एक या दूसरा, किधर ना किधर आपको हिंट मिल जाएगा छोटा सा, या फिर ऑप्शंस देखो।
Fourth. Fourth, okay. Fourth. Okay. Others? आप बाकी लोगों को कुछ लग रहा है इसमें? नहीं. Okay. देखो, the addition growing of dash of society on ideological lines has made the job of dash. मुझे सेंटेंस का मीनिंग सपोज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा ये है तो, लेकिन मेरे पास मैंने क्या बोला, मैं फर्स्ट पे देखूंगा, सेकंड पे देखूंगा, तो सेकंड में मुझे थोड़ा सा एक मिल रहा है, फेक न्यूज. फेक न्यूज का मतलब क्या होता है? रूमर्स ना, करेक्ट ना, झूठी खबर, पता है ना, रूमर्स. Yes, sir. हाँ. Yes, तो फेक sir. न्यूज क्या होते हैं? देखो, फेक न्यूज क्या होते हैं? ऑब्जर्व होते हैं, कलेक्ट होते हैं, सॉर्ट होते हैं, स्प्रेड होते हैं, कि फाइनेंस होते हैं, क्या होते हैं? फेक Spread. न्यूज Right. स्प्रेड होते हैं ना, रूमर स्प्रेड होते हैं ना. तो इतना सिंपल है, तो आंसर क्यों नहीं आया? तो मुझे बाकी देखने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि इधर फेक न्यूज है, तो मैं फेक न्यूज से कनेक्ट करने को देखूंगा, कौन सा ऑप्शन जा रहा है. ऑब्जर्व तो नहीं करूंगा, कलेक्ट तो नहीं करूंगा. सॉर्ट का मतलब ये सेपरेट करना या ढूंढना. स्प्रेड होगा तो ऑफकोर्स मुझे पता है फेक न्यूज, रूमर सब स्प्रेड होते हैं. तो मेरा ऑफकोर्स, अभी इसमें मुझे पोलराइजेशन का मतलब भी नहीं मालूम है, तो आई फॉरगेट दैट, मुझे पोलराइजेशन का मतलब नहीं मालूम है. लेकिन मेरे पास इतना सेंस है कि फेक न्यूज हमेशा स्प्रेड होते हैं, तो आई विल गो विद दिस. समझ में आया ये सब लोगों को? Yes, यस. sir. ओके. अच्छा, बाय द वे, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? पोलराइजेशन ऑफ वोट सुने आप लोगों ने? ड्यूरिंग द इलेक्शंस बोलते ना, वो ही डज पोलराइजेशन सेट ऑफ वोट्स. पोलराइजेशन ऑफ वोट्स का मतलब बोलते हैं ना, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी रहेगा तो क्या करते हैं, हिंदू वोट्स अपने तरफ खींचने को देखते हैं, कोई मुस्लिम वोट्स अपनी तरफ खींचने को देखते हैं, तो वो लोग दोनों वोट्स एक दूसरे की तरफ, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन. टू गेट पोलराइजेशन, एक पर्टिकुलर को अपनी तरफ खींच के लेना, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन. मल्टीट्यूड का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पीपल इन लार्ज नंबर, मासेस. तो ये वाला क्लियर है ना सब लोग को? यस. Yes, sir. Yes, ओके. sir. हियर, ओके, सॉरी. अच्छा, ये वाला निकाल दो ये. वेट जस्ट मिनट, डिप्लीटिंग. एक मिनट, 3 गलती से मैंने कर दिए. पीरियड monsoon preceded by a dash monsoon last year and depleting. I am missing something. And depleting.
अच्छा ये वाला ब्लैंक हटा दो, सॉरी ये नहीं है इधर, दो ही ब्लैंक्स है इसमें। बोलो कोई पॉसिबल ऑप्शन इसमें से। डिलेड monsoon preceded by a dash monsoon last year and depleting water level have dashed the crisis. अभी वापस मुझे बोलो कौन से ऑप्शंस बिल्कुल नहीं आ सकते और क्यों नहीं आ सकते। एलिमिनेशन मेथड करेंगे। कौन से ऑप्शन बिल्कुल नहीं आ सकते, सोचो। फिफ्थ सर। फिफ्थ बिल्कुल नहीं आ सकते, ओके। और कोई है ऑप्शन जो बिल्कुल नहीं आ सकता है? थर्ड सर, थर्ड। थर्ड, Third. यस। अच्छा रीजन बोलिए अभी मुझे, बराबर बोला आपने, रीजन भी बोलिए। हैव के हाँ, बाद very good. Have के इधर बाद हैव है, हैव के बाद मुझे हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा ना। थर्ड फॉर्म यानी कौन सा? ईडी वाला, ED. ईडी वाला या ईएन वाला। तो ये भी ईडी वाला नहीं, ये भी ईडी वाला नहीं। समझ में आया? ये तो ये दो ऑप्शन में सोचूंगा ही नहीं। और सब लोग को समझ में आया एलिमिनेशन मेथड? दो ऑप्शन मैंने क्यों कट कर दिए, पक्का ना? Yes sir. ओके। अभी सेंटेंस का थोड़ा सेंस आप लोग कैच करोगे। डिलेड मानसून, ये पॉजिटिव थिंग है या नेगेटिव थिंग है? डिलेड मानसून, बारिश का लेट होना, पॉजिटिव थिंग है या नेगेटिव थिंग है? ये नेगेटिव थिंग है, ठीक है। डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल, डिप्लीटिंग का मतलब क्या होता है? कम होना, घटना ना। तो ये घटना भी का होना. तो ये भी पॉजिटिव थिंग या नेगेटिव थिंग है? Negative. ये भी नेगेटिव है। तो अभी मेरे पास दो नेगेटिव थिंग है। ये भी नेगेटिव, जो सेंटेंस स्टार्ट किया वो नेगेटिव सेंस है और एंड किया नेगेटिव सेंस है। तो जो बीच में आपका ऑप्शन आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि वो सेंटेंस का पूरा सेंस ही नेगेटिव में आ रहा है। तो ऑफकोर्स तो ये एंजॉयबल तो कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, करेक्ट? वो पॉजिटिव वर्ड है। तो अभी कौन से दो वर्ड्स वैसे? डेफिशिएंट और डेरोगेटरी। अभी उसमें थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा। डेरोगेटरी सुना है आप लोगों ने वर्ड? ये वर्ड सुना है कि डेरोगेटरी रिमार्क्स? डेरोगेटरी रिमार्क्स का मतलब अगर हम लोग किसी के बारे में भला बुरा बोलते हैं ना, तो बोलते हैं कि ही पास डेरोगेटरी रिमार्क्स। ये एक्चुअली रिमार्क्स किसी बोलने के लिए होता है। डेरोगेटरी रिमार्क्स का मतलब कोई पॉलिटिशियन स्पीच देता है तो ही यूज द वेरी डेरोगेटरी लैंग्वेज, यानी किसी को भला बुरा कहने के लिए हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो सेंस इसमें यूज होता है। तो डेफिनेटली ये नहीं होगा, क्योंकि बाय अ डैश। अच्छा प्रिसिडेंट का मतलब क्या होता है बाय द वे? प्रेसिडेंट का मतलब प्रीवियस, सक्सीडेड का मतलब आगे वाला होता है ना, प्रीसीड का मतलब पहले वाला, ठीक है। तो देखो डिलेड मानसून प्रेसिडेड बाय अ डैश मानसून, तो पहले ही बारिश कम भी है, लेट हो गई। तो लेट हो गई का मतलब डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब पता है ना सब लोगों को? डेफिशिएंसी ऑफ समथिंग, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी बोलते हैं ना। डेफिशिएंसी यानी कम मात्रा में, कोई चीज अगर कम मात्रा में होती है तो वो लोग उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब होता है कम मात्रा में। तो इधर देखो डिलेड मानसून, बारिश लेट है बाद में, उसके पहले साल प्रेसिडेंट यानी उसके पहले साल क्या होता है? इट वाज बाय अ डैश मानसून, तो डेफिशिएंट मानसून, क्योंकि सब नेगेटिव है तो इधर भी ये नेगेटिव वाला वर्ड ही ढूंढूंगा मैं। डेफिशिएंट मानसून यानी कम मात्रा में मानसून। तो लास्ट ईयर क्या हुआ? बारिश कम लेट आई और उसके ऊपर वो प्लस डेफिशिएंट भी आए, तो उसके वजह से दिस हैज एग्जैसरबेटेड द क्राइसिस। एग्जैसरबेटेड का मतलब क्या होता है? बद से बदतर बनाना, यानी पहले ही हालत बहुत बेकार थी लोगों की, क्योंकि बारिश वगैरह पहले लेट आई और उसके ऊपर जो लेट आई वो भी उसके ऊपर कम आ गई, इसलिए लोगों की हालत और बद से बदतर हो गई, यानी फ्रॉम वर्स टू वर्स हो गई, वर्स्ट हो गई। समझ में आया ये सेंस सब लोगों को? यस, Yes sir. ओके। तो मेरा ऑप्शन, राइट ऑप्शन विल बी द फर्स्ट ऑप्शन।
तो देखो जरूरी नहीं है कि सब ऑप्शंस का मीनिंग्स पता होना चाहिए, जरूरी है थोड़ा ग्रामर का बेसिक सेंस, जैसे मैंने अभी बताया टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, या फिर अगर वो सेंटेंस में मैं ढूंढूंगा कोई हिंट ढूंढूंगा, कोई सिंपल सा वर्ड ढूंढूंगा जिसके वजह से वो पूरा सेंटेंस का टोन पता चल जाएगा, यानी वो सेंटेंस पॉजिटिव के लिए यूज करे या नेगेटिव के लिए यूज करे, तो अगर मुझे टोन भी समझ में आता है तो वो टोन के अनुसार मैं ऑप्शन ढूंढूंगा। ठीक है, तो आई मीन ऑफकोर्स आपको वोकैब पे काम करना होगा, लेकिन अगर आपको वोकैब भी नहीं आता रहेगा तो थोड़ा सेंस लगाएंगे, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो भी ये हो जाता है। फाइन, ठीक है, ओके, आई विल बी एंडिंग द मीटिंग नाउ, थैंक्स, या Bye, sir. या बाय।